नमस्कार। देश में किसानों के आंदोलन के 10 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं और किसानों का आंदोलन अब सिर्फ किसानों का आंदोलन नहीं रह गया है या सरकार से उसकी बातचीत का रास्ते का आंदोलन नहीं रह गया है। देश को लेकर के हम सब उससे रूबरू हुए हैं। दिल्ली में अगर आप रहते हो तो दिल्ली के आस-पास रहते हो तो जब से आंदोलन चल रहा है, आंदोलनकारियों के अलावा भी पूरी जनता उससे कहीं न कहीं प्रभावित होती है और धीरे-धीरे ऐसी स्थितियाँ बनती, बिगड़ती गई जिससे ये लगा कि आंदोलन अगर इसी तरीके से बढ़ता रहा तो क्या होगा? लखीमपुर खीरी में अभी हाल में ही जो घटना हुई, वो अपने आप में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण थी और जिसमें 4 किसान और फिर 4 और लोग मारे गए, इसके अलावा एक फ़ोटोग्राफ़र भी मारा गया। इसके बाद में ये सवाल उठना बहुत स्वाभाविक है कि क्या होगा, इसका अंत कैसे होगा, इस आंदोलन की परिणति कहाँ होगी? आम तौर पे ऐसा देखा जाता रहा है कि आंदोलन जब होते हैं, अगर उसमें बहुत ज़्यादा आगे पर जाने पर धीरे-धीरे अपने आप में खत्म हो जाता है, लेकिन किसान आंदोलन के साथ ऐसा नहीं हो रहा। किसान आंदोलन किसी न किसी कारण से, चाहे वो सामाजिक कारण हो या राजनैतिक कारण हो, उससे वो आगे ही बढ़ता जा रहा है और हालात दिन-ब-दिन बिगड़ते जा रहे हैं। आम आदमी उससे परेशान भी हो रहा है और उसको लग रहा है कि क्या हो रहा है। ख़ास तौर से तब जब किसानों का मामला है और किसानों का मामला सिर्फ़ किसानों का मामला नहीं है, आम आदमी का भी मामला है क्योंकि किसान उसी के बीच का वर्ग है, उसी के बीच का आदमी है। ऐसे में अब ये सवाल बहुत मौजू है कि आखिर होगा क्या इस आंदोलन का हश्र क्या होगा? ये आंदोलन की परिणति क्या होगी? या ये इस आंदोलन को कोई एक रास्ता सुलह का रास्ता मिल सकता है और कहाँ पर सरकार और आंदोलनकारी एक बीच पे एक मेज पर बैठें और बात को खत्म करें, नक्की करें। ये संभावना क्या है, कितनी है? इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं देश के प्रख्यात अर्थशास्त्री, किसानों के हितैषी और किसान कृषि वैज्ञानिक देवेंद्र शर्मा जी। बहुत-बहुत आभार देवेंद्र जी, आपने नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी के से बातचीत करने के लिए समय निकाला और एक बहुत गूढ़ मसले को पर बातचीत करने की सहमति दी। दरअसल हम सब इतना ही मानते हैं किसान और सरकार बैठ क्यों नहीं रहे हैं, बात क्यों नहीं हो रही है। लेकिन मुझे लगता है कि बात कहीं और तक है, बहुत आगे तक है। आखिर आपको क्या लग रहा है कि कहाँ हल नहीं हो पा रहा है? बातचीत शुरुआत में 11-12 राउंड हुए और वो राउंड सुप्रीम कोर्ट पर आकर के खत्म हो गए कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने पास में उसकी चाबी रख ली कि साहब एक कमेटी बना दी गई और कमेटी ने रिपोर्ट भी दे दी, अब तो सुना हमने और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट कुछ बताएगी। सुप्रीम कोर्ट भी इस समय चुप बैठी हुई है। आपको क्या लगता है कहाँ पेंच है, क्या मामला है और कैसे ये हल हो सकता है? देखिए, मुझे लगता है कि ये जो मामला कहाँ हल हो सकता है या कहाँ पेच फंसा हुआ है, इसको अगर हम थोड़ा-सा बाद में इसकी तरफ ध्यान दें, पहले ये मुझे लगता है कि जानना बहुत ज़रूरी है कि भई ये क्या कारण है कि देश में एक तरह का जो इम्प्रेशन है या देश में एक तरह का जो नैरेटिव है कि जो किसान है वो एक ऐसी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी से आता है जिसको ये माना जाता है कि ये फ्रीबीज के ऊपर, सब्सिडीज के ऊपर टिका हुआ है और ये जो है किसान जो है ये एक तरह का देश के ऊपर बोझ है। जब इस तरीके का एक नैरेटिव बनता है तो ये लाजमी है कि जो हरकतें या जो डेवलपमेंट्स हम अभी देख रहे हैं या पिछले कुछ दिनों में हमने देखी हैं, उससे ये पता चलता है कि एक जो रिजेंटमेंट है समाज के प्रति किसानों के खिलाफ या एक कॉन्टेम्प्ट मैं कहता हूं हर जगह कि एक वो शहर के लोगों के अंदर एक फीलिंग है कि किसान जो है वो देश का नुकसान कर रहे हैं, किसान जो है वो देश के ऊपर भार है या बोझ है और जो किसान है वो सारा उन्हीं के टैक्स के ऊपर जो है उनका जीवन का निर्वाह होता है। जब ये ऐसी गलत धारणाएं समाज में पैदा होती हैं या विचलित की जाती हैं तो ऑब्वियसली उसका एक जो सोसाइटी में एक शॉर्टफॉल है या उसको आप ये कहें कि
ये सोच जो है, ये सारे जो ये प्रोटेस्ट है या जो मूवमेंट है, उसके ऊपर देखने का या सोचने का या उसको परखने का जो तरीका है, मुझे लगता है कि उसके अंदर एक बहुत बड़ा एक जो एलिमेंट है या एस्पेक्ट है, उसको हम कहीं भूल जाते हैं। और जब तक हम वो नहीं समझेंगे, मुझे नहीं लगता हमारे समझ में ये आ पाएगा या देश की समझ में आ पाएगा कि क्या कारण है कि किसान को हर तीसरे चौथे महीने सड़कों पर आना पड़ता है, प्रदर्शन करने पड़ते हैं, लाठियां खानी पड़ती हैं, पानी की बुछारें सहनी पड़ती है, कई बार गोली भी चली है उनके ऊपर। और हम जानते हैं कि अभी जो लखीमपुर खेरी में जो हुआ है, तो वो इतना दुर्भाग्यपूर्ण है, बल्कि बहुत से लोग ये मानते हैं कि इट वॉज कोल्ड ब्लडेड मर्डर। ऐसी चीजें जब होती हैं, तब भी हम देखते हैं कि डिबेट चल रही है, वहां पर किसानों को ही ब्लेम किया जा रहा है, जैसे कि उन्हीं के करके ये लखीमपुर खेरी में जो ट्रेजेडी हुई है, उसका भी दोष उनके सिर पर मढ़ा जा रहा है। ये जो एक सोच है, पहले मुझे लगता है कि आकू जी, हम उसको समझने की कोशिश करें, क्यों ये देश के अंदर ऐसा एक नैरेटिव बिल्डअप हुआ है। मेरे ख्याल से अब आप जब बात कर रहे हैं तो और खुलासा किया जाना चाहिए, खास तौर से जब 2 महीने हुए थे आंदोलन के और उसके बाद 26 जनवरी की जो स्थिति है, जिसके बाद शायद एक परसेप्शन बदला है, जिस बारे में आप इशारा कर रहे हैं। और अभी भी लखीमपुर खीरी में भी जो हुआ, निश्चित रूप से 4 किसानों की मौत जिस दर्दनाक तरीके से हुई, जो तरीका जो वीडियोज आ रहे हैं, वो बहुत ही भयावह है, खतरनाक है। लेकिन उसके बाद 4 आदमी और भी मारे जाते हैं, हमें ये नहीं भूलना चाहिए। उसके बाद वो शायद एक पैरेलल डिस्कोर्स चला दिया गया, बना दिया गया, 26 जनवरी के बाद भी और यहाँ पे भी यही हुआ है। तो क्या ये एक षड्यंत्र है, या ये कि एक बार 26 जनवरी के आसपास में एक तरीके से जब प्रदर्शन हो रहा है, तब भी एक काउंटर घटनाएं हो गई, यहाँ पर भी एक काउंटर घटना करा दी गई या हो गई। क्या कोई एक षड्यंत्र मानते हैं आप उसको, क्या घटना ऐसी घट गई जिससे स्थितियां बिगड़ती गई? देखिए, मैं ये कहीं नहीं मानता कि जो 26 जनवरी का जो एक इंसिडेंट हुआ था और उसके बाद जो लखीमपुर खेरी के इंसिडेंट के बाद जो आप सोच रहे हैं कि भी एक नैरेटिव बिल्डअप कर दिया गया, वो 2 दिन में नहीं हुआ है। वो जो है नैरेटिव, वो कई सालों से बिल्डअप किया जा रहा है कि किसान निठल्ले हैं, काम नहीं करते हैं, ये अगर उनकी सुसाइड हो रही है तो वो शराब बहुत पीते हैं, अगर उनकी सुसाइड हो रही है तो वो शादियों पे खर्चा बड़ा करते हैं। यानी कहने का मतलब ये सब नैरेटिव बिल्डअप किया जा रहा है, और कई सालों से मैं देख रहा हूं, इस चीज का जवाब मैं देता हूं लोगों को कि ये गलत है, ये धारणा भी सोच जो है आपके उसमें दिमाग में नहीं आनी चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए, जब भी मैं कभी एक ट्वीट करता हूं कि आज पंजाब में 3 किसानों की आत्महत्या होगी, आज 2 की आत्महत्या होगी, आज यूपी में 4 किसान मारे गए आत्महत्या से, या जैसी भी अब जो डेवलपमेंट्स होती हैं, तो आप ये मान के चलिए कि मेरे को अधिकतर या बहुत बार मुझे एक ट्रोल का सामना करना पड़ता है, जो मुझे कहता है कि इन लोगों को तो मर जाना चाहिए था, ये तो वैसे ही देश के ऊपर बोझ है। अब बताइए मुझे, जब ये ऐसे आपको ट्विटर के ऊपर जवाब मिलते हैं और वो पढ़े लिखे लोग हैं, तो आप सोचिए कि भाई इनके अंदर इतने सालों से कैसे वो एक, जो मैंने आपसे कहा कि नैरेटिव बिल्डअप किया गया है, जैसे कि देश का नुकसान जो है वो किसान कर रहे हैं। वो जो आज इकोनॉमी देश की अगर नहीं बढ़ रही है या रुकी पड़ी है या कहीं भी जो संकट है, सारा दोष फिर किसानों के ऊपर आता है। पर्यावरण में अगर कहीं आप देखें कि पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन बढ़ जाता है, तब भी किसानों के ऊपर दोष है। अगर पानी का दोहन होता है, तब भी किसानों के ऊपर दोष है। मुझे कोई चीज तो बता दीजिए जहां पर किसान के ऊपर दोष नहीं दिया जाता। क्या कारण है कि मिडिल क्लास जो है वो ये जो सोच है उनके अंदर, ये क्यों आती है? ये समझना बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है कि दुर्भाग्य है इस देश का कि जहां पर एक ऐसा नैरेटिव बिल्ड किया गया है इतने सालों से, और उसमें देखिए बुद्धिजीवी भी शामिल हैं, उसमें पॉलिसी मेकर्स भी शामिल हैं, उसमें आम आदमी तो शामिल है, ये सिविल सोसाइटी भी शामिल है, एकेडमिशियंस भी शामिल हैं, और मीडिया का तो एक बहुत बड़ा उसमें रोल है। और ये सब हम जब देखते हैं तो हमें समझ आता है कि ये एक जानबूझकर, अब आपने षड्यंत्र कहा, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जानबूझकर एक रणनीति के हिसाब से एक इंप्रेशन दिया जा रहा है कि अगर देश के रिसोर्सेज अगर हमें चाहिए तो किसानों को उससे बेदखल करना होगा, उसके ऊपर कब्जा जो है वो
रिटेल इसका रियल एस्टेट का या कॉर्पोरेट्स का या उनके हाथ में ये जाना चाहिए। और ये हमें समझना जरूरी है। मेरा ये मानना है आपको जी कि ये बेसिकली जो इकोनॉमिक डिजाइन इख्तियार किया गया है, जो हमने ग्लोबली बोरो किया है, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन कह लीजिए, इकोनॉमिक ग्रोथ के जो मॉडल है उसको उस तरीके से आप सोच लीजिए या देख लीजिए, वो उसके पीछे है, क्योंकि उसमें एग्रीकल्चर को सेक्रीफाइस करना है फॉर द सेक ऑफ द इंडस्ट्री। एक तो ये बड़ा क्लियर है। दूसरा है कि आपको एग्रीकल्चर को जानबूझकर आपको डिप्राइव करना है किसानों को, कि उनको जो उनके जो हक बनता है या उनको दाम मिलना चाहिए वो आप ना दें, क्योंकि फूड इन्फ्लेशन आपने कंट्रोल करना है। दूसरा, शहरों में आपको सस्ती लेबर की जरूरत है, सस्ते मजदूर की जरूरत है, और वो ये माना जाता है कि खेती से निकलकर जब लोग शहर में आएंगे तो सस्ती लेबर जो है शहरों में चाहिए वो मिल जाएगी। तो एक जो नैरेटिव है कि भाई कि इकोनॉमिक वायबिलिटी के लिए या इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए, सक्सेस के लिए आपको एग्रीकल्चर को सेक्रीफाइस करना, वो मुझे लगता है कि वो उसके बिल्कुल पीछे है, और उस सोच को ही आगे बिल्डअप किया जाता रहा है ओवर द लास्ट फ्यू डिकेड्स। आपने बहुत सारी बातें कही। एक मिडिल क्लास का नाम लिया आपने, दूसरा आपने कहा कि कृषि में योगदान क्यों नहीं है, जबकि उल्टा है। जीडीपी में जब भी होता है तो सबसे ज्यादा पॉजिटिव अगर मानी जाती तो यहीं से निकल करके आता है। किसान अपना काम कर ही रहा है और उसका असर भी देखने को मिलता है। तीसरी बात आपने कही कि जो एक अलग विषय चर्चा का है कि नेचुरल रिसोर्सेज को लेकर के बात की जाती है, किताब उसके लिए भी वो दोषी उसे ठहराया जाता है, या पोल्यूशन में भी उसका दोषी माना जाता है। तकनीकी रूप से या प्रभावी रूप से कितनी ये बातें सच है? एक पहले हम बात कर ले, एक एक बात करें तो ज्यादा अच्छी रहेगी। मिडिल क्लास इसमें कहाँ से आता है? क्या मिडिल क्लास ने ही, मैं आपकी बात को सीधे अपने सवालों में कह रहा हूँ, क्या मिडिल क्लास ने ही देश में किसानों को दाम नहीं देने दिए पिछले 60-70 सालों में, और उसी पर ये आरोप है कि मिडिल क्लास ने दाम नहीं देने दिए ताकि महंगाई ना बढ़ने पाए? देखिए, ये जो आपने जिस सिंपल तरीके से उसको पेश किया है, मैं उस तरीके से नहीं देखता हूं। मेरा ये मानना है, जब मैं मिडिल क्लास की बात कर रहा हूं, मैं एजुकेटेड क्लास की बात कर रहा हूं, जो जाने अनजाने में बगैर समझे हुए जो सारा दोष है हर किसी क्राइसिस का, वो किसानों के ऊपर सिर पे मढ़ दिया जाता है। इसमें आप इसको ये मत कहिए कि मिडिल क्लास जो है वो बिल्कुल उसके लिए ही उनके करके हुआ, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि मिडिल क्लास जब किसानों की बात होती है, और उसमें मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि सारी मिडिल क्लास उसमें इन्वॉल्व होती है। अब आप देखिए ना, लखीमपुर में जो वारदात हुई है, उसके ऊपर देखिए जो रिस्पॉन्स आ रहा है, जो कह रहा है कि नहीं, किसानों ने ही तोड़ा था गाड़ियों के शीशों को, उन्होंने लाठियां चलाई थी, वो सब की थी, और वो मानने को तैयार ही नहीं है कि पीछे से कोई गाड़ियां या काफिला आके उनको रौंद भी सकता है। अब इस नैरेटिव को आप किसको दोष देंगे? आप मुझे बताइए, किसको दोष देंगे? वो पढ़े लिखे लोग ही हैं ना। मुझे नहीं पता वो मिडिल क्लास से आते हैं कि अपर क्लास से आते हैं, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं वो पढ़े लिखे लोग ही हैं जो ये बातें करते हैं। क्या कारण है कि कुछ ऐसे पत्रकार भी हैं जिनके आर्टिकल्स आप पढ़ लीजिए, वो लिखते हैं कि ये हो ही नहीं सकता कि पीछे से कारें आए और किसानों को रौंद दे। किसानों ने कुछ ऐसा जरूर किया होगा कि जो ड्राइवर्स हैं वो उनका जो है बैलेंस है बिगड़ गया होगा। देखिए आप ये सोच, देखिए आप ये नैरेटिव कैसे बिल्डअप किया जाता है। मेरा ये कहना है, जब वो वीडियो अगर वो नहीं आता जिसमें बड़ा क्लियर है कि भाई किस तरीके से काफिला आया या 3-4 कारें जो भी आई हैं उन्होंने रौंदते हुए वो आगे निकल गई है, तो ये नैरेटिव जो मैंने आपसे कहा कि जो बिल्डअप किया जा रहा था वो तो सच ही माना जा रहा था। कहने का मतलब मेरा सिर्फ ये है कि क्या कारण है कि हम किसान को मतलब एक बेनिफिट ऑफ डाउट भी नहीं देते हैं, ये मेरा कहने का मतलब है। और बेनिफिट ऑफ डाउट इसलिए नहीं कहते हैं क्योंकि हम सबकी मानसिकता में ये है कि ये जो लोग हैं ये उपद्रवी हैं, या ये अननेसेसरली ये प्रोटेस्ट करते रहते हैं, हमारी जिंदगी को बड़ा इसमें जो इनका जो इम्पैक्ट है वो सहना पड़ता है। यानी कहने का मतलब है कि हर चीज का दोष हम किसान पे समेट देते हैं। हम ये नहीं जानना चाहते या नहीं बताता कोई हमें कि आज मेरा मानना है कि किसान जो है देश का, वो एक्चुअली वेल्थ क्रिएटर है। आप इस बात को समझिए। देखिए, अगर किसान इस देश में 309 मिलियन टन के खाद्यान्न पैदा करता है, 320 मिलियन टन के आसपास फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स और प्लांटेशन क्रॉप्स पैदा करता है, 187 मिलियन टन का दूध पैदा करता है,
वो जूट की सबसे ज्यादा पैदावार है, शुगर केन की हमारी फर्स्ट और सेकंड पोजीशन में हम दुनिया में आते हैं। इतना बड़ा जो हमारा देश का समुदाय है, फार्मिंग पॉपुलेशन है, अगर वो देश के लिए ये इतना बड़ा एग्रीकल्चर में कंट्रीब्यूशन करती है, तो आर दे नॉट क्रिएटिंग वेल्थ? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या वो देश के लिए इकोनॉमिक वेल्थ नहीं क्रिएट कर रहे? अगर वो इकोनॉमिक वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं, कभी आपने देश में डिबेट सुनी है कि जो आदमी वेल्थ क्रिएटर है उसको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, तो किसानों को क्यों नहीं अप्रिशिएट करना चाहिए? ये मैं जानना चाहता हूं। कभी नहीं होता, कभी नहीं होता। कभी हमने देश में दाद दी है इन लोगों की, जिन्होंने इवन पेंडेमिक के पीरियड में भी आप देखिए कि जब सारा इंडस्ट्रियल सेक्टर डाउन था, देश की इकोनॉमी माइनस नेगेटिव में जा रही थी, आप जानते हैं 27% तक भी नेगेटिव में गई है, तब एग्रीकल्चर वाज द ओनली ब्राइट स्पॉट। तो क्या देश को इस पे गर्व नहीं होना चाहिए था? क्या देश को इसको सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए था? लेकिन आप देखिए जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं 10 महीने से, जो आपने कहा, वो सारे का सारा इस तरीके से इंप्रेशन दिया जा रहा है कि ये खालिस्तानी है, ये एंटी नेशनल है, ये भड़काए गए हैं, ये देश किसानों के हित में नहीं खड़े हैं। ये क्या कारण है कि नैरेटिव बिल्ड होता है? मैं ये सवाल आपसे पूछ रहा हूं। मैंने ये नहीं कहा कि मिडिल क्लास ही उसके लिए दोषी है, हम सब दोषी हैं उसमें, जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं। कहीं ना कहीं हमें ये अपना दायित्व मानना पड़ेगा कि हम चुप रहे जब ये बातें नैरेटिव बिल्डअप करता गया। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, मुझे पीड़ा इस बात की है कि जो सोसाइटी का इतना बड़ा सेगमेंट, 50% कह लें अगर हम भारत की पॉपुलेशन का, जो देश के लिए साल बाई साल, हर साल कोई भी ऐसा बीतता नहीं, कम से कम पिछले 12 साल हम देखते हैं लगातार हमारे देश में रिकॉर्ड पैदावार हो रही है, और जिसके करके हमारे यहाँ कॉम्प्लेसेंसी भी, हम जानते भी नहीं है कि फूड कहां से पैदा होता है, लेकिन वो बिल्डअप किया है देश के, और वो इकोनॉमिक वेल्थ क्रिएटर हैं। क्या कारण है कि वो इकोनॉमिक वेल्थ क्रिएटर जो है वो अपना पेट काट कर या भूखे रहकर वो देश के लिए खाद्यान्न पैदा करते हैं? कभी सोचिए, क्यों नहीं हम इस बात को सोचते? नहीं, निश्चित रूप से ये बात सोची जानी चाहिए, और मुझे लगता ऐसा भी नहीं है कि नई लोग देखते हैं। लोग जब गांव की तरफ देखते हैं या गांव से जो लोग आते हैं, वो समझते हैं कि किसानों की हालत क्या है, किसानों की बर्बादी, और किसानों को तो किसान तो इतना वनरेबल है कि चाहे वो नेचर मार ले, और चाहे वो आड़ती मार ले, और चाहे वो दुकानदार मार ले, तो उससे किसान तो सबसे ज्यादा पीड़ा में है। और मुझे लगता है कि लोग भी ये समझते हैं। लेकिन सवाल ये है कि ऐसी स्थिति में जब एक आंदोलन हो रहा है, फिर बार बार बहुत बुरी स्थितियां हैं, बहुत बुरी तरीके से चीजें बढ़ रही हैं, सरकार अपने दावे करती है, क्या कहीं कोई रास्ता निकलता दिख रहा है? कैसे सिर्फ इसी तरीके से चलता रहेगा? हमारा आपका कंसर्न ये भी बहुत बड़ा है, किसानों को जितना मिलना चाहिए निश्चित रूप से मिलना चाहिए, किसी भी तरीके से उनको मिलना चाहिए। उनका एक जीवन, जो रहन सहन है, वो एक अच्छा, जो भी एक सामान्य तो कम से कम करें हम बैठ करके पहले। एक ये बड़ा लोगों में एक भ्रम बना दिया गया है बड़े किसान और छोटे किसान का। मेरी जब आपसे पहले बातचीत हो रही थी तो उसमें ये मैं तो खैर समझ लीजिए जानता रहा थोड़ा बहुत, लेकिन ये आंकड़ा क्यों नहीं पेश किया जाता कि देश में बड़े किसान सिर्फ 0.02% हैं, बड़ा किसान ऐसा कुछ है ही नहीं। अब इसका किसको दोष देंगे? मैं आपसे यही बात पूछ रहा हूं कि अगर ये नैरेटिव नहीं क्लैरिफाई किया जाता कि भाई देश में कितने बड़े किसान हैं, और जब हम सारा एक बिल्डअप करते हैं, आप देख लीजिए कभी पिछले दिनों की अखबार उठा लें या टीवी के शो देख लीजिए, सब जगह यही कहा जा रहा है कि बड़े किसानों का है, ये आड़ती स्पॉन्सर्ड है, ये सब बातें हो रही हैं। मेरा ये सब ये कहना है कि ये तभी हो रही हैं कि उनको जो रियलिटीज हैं वो सामने नहीं पेश की गई। अब ये किसने करना था, ये तो आप और मैं उसमें हम दो ही रिस्पॉन्सिबल नहीं है उसके लिए। मुझे लगता है कि सारे समाज का एक दायित्व है और दायित्व रहेगा। मैं इसलिए कह रहा हूं, देखिए ये कह देना कि बड़े किसान कर रहे हैं, वो उनको अपना वेस्टेड इंटरेस्ट है, इसलिए छोटे किसानों को इससे फायदा नहीं होने जा रहा है अगर ये लॉज विड्रॉ हो जाते हैं, ये सब बातें हो रही हैं। और ये जब भी किसानों की, अगर 4 किसान भी कुछ हड़दंग मचा लेते हैं या कहीं पर दंगा फसाद हो जाता तो सारी कम्युनिटी के ऊपर एक सवाल किया जाता है कि साहब ये किसान ऐसे ही हैं और ये किसान देश का नुकसान करते रहेंगे। ये सब बातें होती हैं, आपने भी सुनी है, मैंने भी सुनी है। इसका मतलब ये नहीं है कि सारे लोग ही इस बात को इससे एग्री करते होंगे। बहुत सा तबका ऐसा भी है जो इस बात से एग्री नहीं करता, वो जानता है कि किसानों के साथ कैसा अन्याय हुआ है ओवर द पीरियड। पर मुझे ये बताइए,
अभी एक जो पेंडोरा बॉक्स करके जो एक पेपर्स जो हैं दुनिया के कंसोर्शियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ने मिलकर वो 11.9 मिलियन जो ईमेल्स को छांटा है, उसका इन्वेस्टिगेशन किया है। उसमें पाया गया है कि भारत के बहुत सारे करोड़पति हैं जिनका ऑफशोर इन्वेस्टमेंट्स हैं, ये हम सब जानते हैं। कहीं कहीं डिबेट देखी आपने कहीं पर भी इसके ऊपर कि पंडोरा बॉक्स में अगर इतना, उससे पहले पनामा बॉक्स में, पनामा पेपर्स में, या उससे पहले पैराडाइज पेपर्स में, तो ये क्या कारण है कि हमारा कॉर्पोरेट जो सेक्टर है क्या वो इतना उसमें डूबा हुआ है इस गड़बड़ी में कि हमारे यहां पर कोई सवाल उठा था उस गड़बड़ी के ऊपर? क्या कारण है आप मुझे बताइए, कब आपने इसके ऊपर डिबेट देखा था? मैंने तो डिबेट नहीं देखा अभी तक कहीं होता हो अखबारों में या टीवी पे, सिवाय उस अखबार के जो उसको लगातार कैरी कर रही है कि जिनका ये एक्सपोजर है या एक्सपोजे कर रहे हैं। क्यों नहीं देश में चर्चा होती है? लेकिन अगर किसान का आप देखेंगे 4 या 5 या 6 किसान कहीं पर उसका कहीं गोली चल जाती है या उन्होंने प्रोटेस्ट ऐसा किया हो, तो सारे देश में ये आता है कि किसान जो हैं ये यही करते हैं और इनको हमें डिसिप्लिन करना है, इनको बेनिफिट नहीं मिलने चाहिए, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सब शुरू हो जाता है। लेकिन कॉर्पोरेट्स के ऊपर कहीं मैं देख ही नहीं रहा। क्या वो मिडिल क्लास क्यों चुप है? मैं जानना चाहता हूं आपसे, मिडिल क्लास क्यों चुप है इसके ऊपर कि ये जो पेपर्स बताते हैं हमें पेंडोरा के, उसके अंदर क्या क्या इतने बड़े बड़े, इसको तो स्कैंडल ही कहेंगे ना, ये हो रहे थे। कहीं किसी ने बात की इसके? कहने का मतलब आप अगर समझे मेरी बात को कि हम जो ये करना चाहते हैं देश में, हमने एक नैरेटिव जिसकी मैं बात कर रहा था वो हमने सिर्फ किसानों के ऊपर बिल्डअप किया। क्यों? क्योंकि हम उसको एक इस तरीके से पुश करना चाहते हैं कि दे आर नॉट इंपॉर्टेंट, ये बोझ हैं। इनके अंदर से जो भी हम इनको देते हैं बाय वे ऑफ जो रेवेन्यू हमने कलेक्ट किया देश में, इनके हम सोचते हैं कि एग्रीकल्चर रेवेन्यू पे ही सर्वाइव कर रहा है या थ्राइव कर रहा है, उसको कम किया जाए, इनको निकाल कर हम शहर में लेके आए। ये जो बड़ा नैरेटिव है, इसको हम जब तक नहीं समझेंगे, मुझे नहीं लगता कहीं हम समझ पाएंगे कि भाई क्या कारण है खेती में इतना संकट और किसानों का इतना लंबा जो प्रोटेस्ट चल रहा है। मैं अपनी बात को और एक और तरीके से रखने की कोशिश करता हूं कि क्या आपको क्या लगता है कि ये जो आंदोलन चल रहा है या सिर्फ उसमें ये 3 कानून जो है उसकी वापसी की बात है, या कोई अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर, जैसे इस पे बहुत सारी बातचीत होती रहती है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नियम कानून ऐसे हैं, उनकी चाहत ऐसी है कि कोई भी डेवलपिंग कंट्रीज जो है वो इंपोर्ट की स्थिति में आ जाए, एक्सपोर्ट करने वाली स्थिति में ना रहे, इंपोर्टर ज्यादा बढ़े। ये इससे कुछ रिलेटेड आपको लगता है? कहीं कोई उसके तार वहां जुड़ते हैं? आखिर मैं मतलब है क्या मामला? इतनी बड़ी समस्या हो गई है कि कोई हल निकालना नहीं चाहता, क्या मामला है? देखिए, इसमें मुझे नहीं लगता कि जो हम बाहर के जो उसकी बात कर रहे हैं, WTO का प्रेशर हो या IMF का प्रेशर हो, ये सब बातें जो हैं ये एक उसमें तौर पर देखें या एक उसमें एक लिमिट तक देखें, यस उसके तार जुड़े हुए हैं। लेकिन आप सबसे बड़ी बात ये देखिए कि अगर कॉर्पोरेट को पैसा नहीं मिलता तब तो मीडिया ही और उसमें मीडिया में सब शामिल हैं, तब तो ये हंगामा होता है कि सब पॉलिसी पैरालिसिस हो रहा है। आप मुझे बताइए कि अभी जो सर्वे की रिपोर्ट आई है, सिचुएशनल असेसमेंट सर्वे की 2019 की, जो सरकार का सबसे बड़ा सर्वे है, वो ये कहता है कि भाई किसान की एवरेज जो इनकम खेती से आती है वो 27 रुपए प्रति दिन है। आप मुझे बताइए कभी हमने कहा कि ये पॉलिसी पैरालिसिस का रिजल्ट है? आप मुझे बताइए कहीं पर डिबेट हुई है इसके ऊपर? क्यों मीडिया चुप हो जाता है जब ऐसी बातें होती हैं? कॉर्पोरेट की होगी तो सारे एक ही धुन में बोलना शुरू कर देते हैं कि साहब पॉलिसी पैरालिसिस हो गया, कॉर्पोरेट को नहीं पैसा मिलेगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगी। क्या 27 रुपए जब किसान को इनकम आंकी जाती है पर डे, तो क्या उससे इकोनॉमिक ग्रोथ में सवाल नहीं खड़े होते? क्यों नहीं इसके ऊपर डिबेट होते? मुझे लगता है कि अक्कू जी इस बात को आप मानेंगे कि मीडिया का एक ग्रॉस फेलियर है, और ग्रॉस फेलियर यह है कि वो सिर्फ कॉर्पोरेट के इंटरेस्ट की बात करता है और वो किसानों की या जो और तबके हैं उनकी बात नहीं करता है जब भी उनको इकोनॉमिक क्राइसिस से निकलना पड़ता है। अगर हमने वो किया होता तो शायद आज ये डिबेट जो हमारे सामने है वो इस रूप में नहीं होती। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं ओवर द पीरियड में देखता आ रहा हूं किस तरीके से सारा नैरेटिव बिल्ड किया जाता है। अब बताइए, किसानों का जब कर्जा माफ होता है
और पिछले 5 साल में 2 लाख करोड़ रुपए का कर्ज, किसानों का कर्जा माफ हुआ है तकरीबन। और तब तो आता है टेलीविजन के ऊपर डिबेट्स होते हैं, मैंने कई डिबेट्स में मैंने खुद पार्टिसिपेट किया है, जहां पर ये कहा जाता है वेव दी वेवर, ये बिल्कुल गलत है देश की इकोनॉमी के लिए कि हम किसानों के कर्जे माफ कर रहे हैं, इससे क्रेडिट इनडिसिप्लिन बढ़ेगा, इससे नेशनल बैलेंस शीट खराब हो जाती है। लेकिन जब कॉर्पोरेट के राइट ऑफ होते हैं, और वो कितने होते हैं, देखिए 8 साल में 10 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा राइट ऑफ हो गया। आपने मुझे एक टीवी शो बता दीजिए जहां पर ये डिबेट हुआ हो कॉर्पोरेट के राइट ऑफ के ही ऊपर। वो तो कुछ पैनलिस्ट होते हैं जो सवाल खड़े कर देते हैं कि साहब ये हेयर कट क्या होता है। 95% भी हेयर कट मिलता है बैंकों द्वारा कंपनियों को। अब बताइए, इसका मतलब हुआ कि 95% लॉस जो है वो बैंक जो है सहते हैं। कभी डिबेट नहीं होती, कभी डिबेट नहीं होती। ये जो मैं इस बात को मैं आगे आपके सामने इसे रखा हूं क्योंकि मीडिया को भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, और अगर वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं चूकता तो मुझे लगता है कि देश में वो एक कंस्ट्रक्टिव डिबेट होती जिसकी जरूरत थी, और हम देख पाते कि भाई क्या कारण है कि जो गेन्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ हैं वो सारी सोसाइटी में क्यों बराबर नहीं बंटे हैं। ये जानना बहुत जरूरी था, लेकिन कहीं ना कहीं फेलियर तो हुआ है, ये हमें सबको मानना पड़ेगा। लेकिन क्या सिर्फ और सिर्फ क्योंकि आपका जो दबाव बातचीत है वो ये कह रही है सिर्फ मीडिया का बोल रहे हैं, हम मान लेते हैं कि कॉर्पोरेट सेक्टर पे बहुत मान लेते हैं, कह रहा हूं मैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल बातचीत नहीं हुई है उस पर एक, क्योंकि आम आदमी को एकदम से लगता है कि वो एक बड़ा ऊपर का मामला है, ये सीधे सीधे किसान को सामने दिखता है, जबकि उसकी गंभीरता को उसको समझना चाहिए लोगों को भी। मैं फिर अपनी मूल बात पे आ रहा हूं, आखिर मीडिया ने गड़बड़ की कर दी, परसेप्शन बना, जो बनवाया गया या बनाना चाहा, चाहे वो किसान की तरफ से हो चाहे वो सरकार की तरफ से हो, अच्छा है बुरा जैसा भी हुआ। और ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया ने परसेप्शन क्या बनाया, किस किस तरीके का हुआ। आज का दौर एक मीडिया के एक वर्ग पे नहीं है, एक हिस्से पे नहीं है। तो उसके अलावा आप कहीं कोई संभावना देखते हैं इस समस्या के हल की, क्योंकि इतना सब कुछ देश में चल रहा है और इसके बाद भी ऐसी बुरी स्थिति होती रही। ये तो कहिए गनीमत है कि इधर हाल के दिनों में जरूर अभी किसानों की आत्महत्याओं की बातें अभी इतनी नहीं आ रही, लेकिन जैसे जैसे अभी वक्त अभी आएगा और खासतौर से जब महाराष्ट्र से और इधर पंजाब से होंगी, वो एक अलग कहानी कहेंगी, मुश्किलें होंगी उससे। लेकिन कहीं कोई संभावना आपको दिखती है, मैं ये जानना चाहूंगा कि इस समस्या के हल की कोई संभावना नजर आती है आपको? पर अगर हम वाकई ही हल करना चाहते हैं तो कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसका हल नहीं निकल सकता, और ये हमें जानना है। अगर हमारे 11 राउंड्स ऑफ डिस्कशन हुए हैं और हम ये अड़ जाएं कि हम लॉज को तो वापिस नहीं करेंगे, हम एमएसपी को भी जो है लीगल नहीं बनाएंगे, तो और चीजों पे आप डिस्कशन करिए, तो बात तो वहीं फिर खत्म हो जाती है। बात तो वहीं खत्म हो जाती है। किसानों का जो प्रोटेस्ट है वो बेसिकली ये कहता है कि जो तीनों लॉज हैं वो किसानों के हित में नहीं है। जब ये बात कही जा रही है किसानों के हित में नहीं है, तो कहां पर देश में डिबेट हुई है कि ये लॉज वाकई ही किसानों के हित में है या नहीं है हित में। और सिवाय एक नैरेटिव जो है, अगर मैं बहुत सारे चैनल्स में जब मैं जाता हूं तो देखता हूं कि 5-6 पैनलिस्ट ऐसे होते हैं जो ये कहेंगे नहीं जी ये लॉज में तो बहुत ही सब कुछ अच्छा है, तो आप उसमें एक किसान के रिप्रेजेंटेटिव से क्या एक्सपेक्ट करेंगे वो अपनी बात को उसके समक्ष रख सकेगा, या कोई और भी इकोनॉमिस्ट हो जो अपनी बात को इस तरीके से रख सकेगा। कहने का मतलब है ये जिस तरीके से ढांचा या स्ट्रक्चर किया जाता है सारा डिबेट, उसी से हमें पता चल जाता है कि एक्चुअली हम सिर्फ जो कॉर्पोरेट का इंटरेस्ट है, ये जो फ्री मार्केट्स का जो इंटरेस्ट है, उसको हम पुश करना चाहते हैं एग्रेसिवली। और ये सवाल जो मैंने उठाया है, इतने दिनों से मैं उठा रहा हूं कि दुनिया में एक भी देश नहीं है जहां पर कि फ्री मार्केट्स के आने से किसानों की इनकम बढ़ी हो। इसका जवाब देने को कोई तैयार नहीं। और वही लोग जिन्होंने कभी, जैसा कि आप भी कह रहे थे कि जिनको पैडी और राइस के बीच में अंतर नहीं पता है, वो आपको समझाते हैं कि साहब इस लॉ में ये फायदा होगा, इस लॉ में ये फायदा होगा, इस लॉ से ये फायदा होगा। बताइए, इसका मतलब है कि साफ है कि जो असली जो मुद्दे हैं या असली जो इशू है उसको हम कहीं ना कहीं अपने बैक बर्नर पे रख देते हैं। अब देखिए, बात सारी ये है कि आज किसान की इनकम जो है अगर 27 रुपए प्रतिदिन है, तो मुझे बताइए कि जो कॉर्पोरेट की हम बात कर रहे हैं उसको हम खेती में जब लेके आएंगे, तो क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं कि उसकी जो इनकम है वो उस गति से बढ़ेगी कि वो बाकी सेक्शन ऑफ सोसाइटी के बराबर भी आ जाएगी? और वो भी तब जबकि दुनिया में मेरे पास कोई एग्जांपल नहीं है जहां पर कि कॉर्पोरेट्स का खेती में आने से किसान की आय बढ़ी हो।
बल्कि ये आपको जानना बहुत जरूरी है कि अमेरिका में जो किसान की आय है, हालांकि वहां भी खेती में संकट गंभीर है, लेकिन उसमें जो आय है आज किसानों की, उसमें 40% जो शेयर है वो गवर्नमेंट की सपोर्ट, डायरेक्ट इनकम सपोर्ट या सब्सिडीज का उसमें रोल है। अब और उसी को अगर हम भारत में लेके आएंगे, वही मार्केट्स जो अमेरिका में फेल कर गई किसानों को इनकम देने के लिए, तो वो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो भारत में वो किसानों को वो ज्यादा इनकम दे पाएंगे? क्यों इस बात पे डिबेट नहीं होनी चाहिए? अगर ये बात किसान भी उठाते हैं तब भी उसको दरकिनार कर दिया जाता है, बड़ा आसानी से डिसमिस कर दिया जाता है। कभी इसका जवाब मैंने आज तक तो नहीं देखा। मैं इस बात को 10 महीने से कम कहता आ रहा हूं, उससे ज्यादा हो गया मुझे समय कहते हुए। जी, ये भी मान लिया जाए कि और दुनिया में कहीं पर भी कॉरपोरेट सेक्टर के आने से कोई बहुत बड़ा किसानों के साथ आने में कोई बहुत बड़ा लाभ नहीं होगा। अच्छा, अगर ये तीनों कानून, मुझे पता नहीं होगा कि नहीं होगा, मैं विशेषज्ञ भी नहीं हूँ उसका, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पे या ये हो कि सिर्फ आप इनको किनारे कर दीजिए इन कानून को, तो क्या किसान मान जाएंगे? उससे फायदा क्या होगा? एक ये सवाल आम आदमी के मन में जरूर आएगा। इसका जवाब भी बहुत दिनों से दिया गया है, लेकिन आम आदमी को इंटरेस्ट ही नहीं है उसको समझने के लिए या उस पर डिबेट करने के लिए। मैं यही बात कह रहा हूं दोबारा। ये बात मुझे कम से कम 1 साल हो गया बताते हुए कि 3 लॉ को अगर हम वापिस हो जाते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि हो जाएंगे, चलो जैसे आपने एग्जम्पशन की बताया है, लिया है, तो एग्जम्पशन ले लीजिए कि वे वापिस हो जाते हैं, तो क्या उससे सारा एग्रीकल्चर का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। वो तो हम वापिस स्टेटस को भी आ जाएंगे। हमें करने की क्या जरूरत है, इसके ऊपर भी बताया जा चुका है कि भाई ये करना चाहिए, लेकिन वो डिबेट में क्यों नहीं आने दिया जाता? यही तो मैं सवाल पूछ रहा हूं। क्या कारण है कि वो देश की मुख्य धारा की डिबेट में वो नहीं आता कि क्या प्रावधान होने चाहिए जिससे किसानों की इनकम शॉर्ट रन में भी और लॉन्ग रन में भी बढ़े? क्या कारण है? और जब हमने इसके कई इंटरव्यूज में, कई आर्टिकल्स में, कई अपने शोज के ऊपर ये बात मैंने रिपीटेडली कही है, लेकिन कभी इस बात पे आगे चर्चा नहीं होती, क्योंकि सबका इंटरेस्ट ये है कि ये लॉज जो है यही एक वे फॉरवर्ड है। तो अब इस पे तो कुछ नहीं हो सकता अगर हम बिल्कुल इतना सख्त अपना रवैया लेके बैठेंगे। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम इस बात को मान लें कि अगर हम इस लॉज को हटा देते हैं, जैसा कि आपने कहा, और उसके बाद क्या हमें करना चाहिए जिसके कि एग्रीकल्चर के जो क्राइसिस से हम किसानों को बाहर निकाल के ले रहे हैं, आई थिंक दैट्स अ पॉजिटिव वे फॉरवर्ड। और मैं इसके लिए तैयार हूं आपको, बल्कि मैं आपसे अपेक्षा करूंगा कि आप एक इनिशिएटिव लीजिए एज ए सीनियर मीडिया पर्सन। लेट्स हैव अ डिबेट इन दिस कंट्री ऑन दिस पॉइंट। आपकी समझ से, जैसे कि आपने कहा कि पिछले 10 महीने से या कई और कुछ सालों से आप ये बता रहे हैं कि कैसे किसानों की आय बढ़ सकती है, क्योंकि बातचीत में जब भी होता है तो फिर यही होता है कि समय की बाध्यता होती है। आपके नजर में क्या पॉइंट जो आप बताते रहे हैं, क्या क्या हो सकते हैं? देखिए, हमें 3 चीजें करनी बहुत जरूरी है, और तीनों चीजें जो हैं वो हमारी देश की ताकत के ऊपर डिपेंड करती हैं। मतलब ताकत के ऊपर डिपेंड करती है, मतलब उससे निकल कर आती है जो हमारे देश में ऑलरेडी वो ताकत है, जो स्ट्रेंथ हमारी ऑलरेडी है। पहली बात तो यह है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो हम जानते हैं कि 23 फसलों पर अनाउंस होता है, लेकिन वो प्रैक्टिकली वो 2 फसलों पे ही मिलता है, गेहूं और धान के ऊपर, वो भी कुछ सिंचित अपने जो देश के हिस्से हैं उसमें मिलता है। उस चीज को हमें अब सारे देश में एक्सपेंड करना चाहिए। हमें एमएसपी को एक कानूनी अधिकार किसानों के लिए बनाना चाहिए। कानूनी अधिकार का मतलब यह नहीं है कि आपने कानून में लिख दिया और फिर उसको आप इंप्लीमेंट नहीं कर पाए। उसका मतलब यह है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस से नीचे, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर खरीदे, चाहे वो एपीएमसी में खरीद हो, या चाहे ट्रेडर्स खरीदे या आढ़ती खरीदे, जो भी खरीदे, उसके नीचे एमएसपी से नीचे खरीद नहीं होगी। यह सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है जो हमें जानना जरूरी है, क्योंकि यह भी हम जानते हैं कि हमारे देश में तकरीबन 40% किसान है जिनके पास जो भूमि का जो आकार है या खेत का जो आकार है इतना पर्याप्त मात्रा में है कि उससे हम इकोनॉमिकल वायबल लाइवलीहुड बना सकते हैं। तो ये तो 40% लोगों के पास, जिनके पास किसानों के पास जिनके पास कुछ सरप्लस होगा मार्केट में लाने के लिए, उनके लिए एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लीगल किया जाए। मेरा मानना है कि जिनके पास जमीन कम है 1 हेक्टेयर से ज्यादा, और जो कि मेजॉरिटी है इस देश में, उनके लिए हमें डायरेक्ट इनकम सपोर्ट जो पीएम किसान निधि स्कीम हम लेकर आए थे उसको एक्सपैंड करने की जरूरत है। वो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये समझना चाहिए हमें
कि अगर यही लोग जो एक हेक्टेयर में भी खेती करते हैं, आप ये सोचिए कभी कि अगर ये सोचते हैं कि हम ये अनवायबल है खेत, तो अगर इसके ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए। आप सोचिए कि अगर वो खेती करना बंद कर दे तो देश में अनाज की कमी हो जाएगी एंड वी विल हैव टू इंपोर्ट फूड ग्रेन्स इन ए बिग वे। ये हमें जानना जरूरी है। इसलिए मेरा मानना है कि वो 1 हेक्टेयर के किसान को भी हमें सपोर्ट देनी है। दैट शुड कम बाय वे ऑफ डायरेक्ट इनकम सपोर्ट। तो पहला इनिशिएटिव हो गया कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस प्लस डायरेक्ट इनकम सपोर्ट। दूसरा है कि हमारे देश में आज 7,000 मंडियां हैं, इसके आसपास 7,000 के आसपास मंडियां हैं, जबकि अगर हम 5 किलोमीटर रेडियस पे मंडी देना चाहते हैं किसान को, क्योंकि जितनी नजदीक मंडी खेत से होगी उतना ही उसका एक्सप्लॉयटेशन कम होगा, उतना ही डिस्ट्रेस कम होगा। तो असली जो आजादी है किसान की वो तब है जब मंडी उसके नजदीक आती है। तो हमें 42,000 मंडियां चाहिए इस देश में। हम ये जानते हैं कि मंडियों के अंदर बहुत सी त्रुटियां आ गई हैं, उसमें कई प्रॉब्लम्स हैं, उनको एड्रेस करना चाहिए, उनको रिफॉर्म करना चाहिए, उनके स्ट्रक्चरल रिफॉर्म जो है वो लाने की जरूरत है। लेकिन देश में एक नेटवर्क फैलना चाहिए रेगुलेटेड मंडीज का, उसमें आप प्राइवेट मंडियों को भी जगह दीजिए, बट उसी नॉर्म्स के अंदर जो एपीएमसी या पब्लिक सेक्टर मंडीज ऑपरेट करती हैं, दोनों एक दूसरे के उसमें compete करें। दैट इज द वे फॉरवर्ड। ये नहीं कि एक में आप बिल्कुल टैक्स नहीं और दूसरे में आप टैक्स से ला दें ट्रेड को, तो वो तो बिल्कुल एक अनियमितता निकल के सामने आती है आपके सामने। तो मंडियों का नेटवर्क और एमएसपी, 2 चीजें ये हो गई। और तीसरा है कि कोऑपरेटिव, अगर हम देखें तो हमारे देश में अमूल कोऑपरेटिव जो है, एक जो डेयरी कोऑपरेटिव है, वो हमारे सामने एक जीता जागता उदाहरण है। जब भी आप 100 रुपए का दूध खरीदते हैं अमूल से या किसी भी कोऑपरेटिव कंपनी के दूध से, 70 to 80% यानी 100 रुपए का अगर आपने दूध खरीदा है तो 70 से 80 रुपए जो है वो डायरेक्टली किसान के खाते में जाते हैं। इसका मतलब 70 to 80% जो उस वैल्यू चेन का जो कंपोनेंट है वो किसानों की जेब में जाता है। हमें उसी कोऑपरेटिव मॉडल को एक्सपैंड करना है, इन द सेंस कि उसको रेप्लिकेट करना है फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ऑयल सीड्स के ऊपर, ताकि हम एक सारे देश में एक कोऑपरेटिव का ढांचा बना सकें, जहां हम इन फसलों के ऊपर एक कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर या कोऑपरेटिव सिस्टम को इवॉल्व कर पाएं। ये 3 चीजें हैं मेरा मानना कि अगर हमारे देश में ये लाई जाती हैं तो हम अपने ही देश के किसानों के लिए नहीं बल्कि दुनिया के किसानों के लिए भी एक ऐसा मॉडल क्रिएट कर देंगे। और आप मेरी इस बात को मानिए कि आज दुनिया भर में किसान जो है वो इस क्राइसिस में है, उस भयंकर दौर से गुजर रहा है जब उसको अपनी फसलों का दाम नहीं मिलता है। और वो भी भारत के प्रोटेस्ट को इसलिए देख रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि इसमें सोल्यूशन है उनके फ्यूचर का भी। और वो अगर हम एक अपना मॉडल क्रिएट करते हैं इस देश में, मेरा मानना है कि दुनिया के किसान उसको लैप अप करेंगे, उसको अपने देश में लाने के लिए अपनी सरकारों को प्रोत्साहित करेंगे या फोर्स करेंगे। यही एक रास्ता है जिसको मुझे लगता है कि इमीडिएट जो अगर हमने देख के चलना है कि क्या लॉज आने चाहिए कि हम खेती के संकट में से किसानों को उभार कर बाहर ले आए, मुझे लगता है कि ये 3 चीजें होनी बहुत जरूरी है। क्या इस मामले पे अंतिम सवाल है ये कि क्या इस पर सरकार पे बातचीत की गई है या सरकार से ये मैसेज ही नहीं गया है कि अमूल की तर्ज पर आप काम करें, किसानों को नियम हटा दें? अब ये मैं तो नहीं कह सकता क्योंकि जिन लोगों से सरकार की बातचीत होती है वो किसान नेता हैं और वो क्या उसके अंदर बातचीत होती है उसके प्राइवेसी नहीं है हमारी, ना प्राइवेसी मेरी है ना आपकी है, तो हम नहीं जानते कि वहां पर क्या डिस्कस हुआ। पर मुझे लगता है क्योंकि पब्लिक डिबेट में या पब्लिक फोरम पे ये बातें हो रही हैं तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही सुओ मोटो किसी चीज का वो नोटिस ले। आई थिंक गवर्नमेंट कैन ऑल्सो टेक नोटिस ऑफ इट सुओ मोटो और उसके ऊपर हम चर्चा कर सकते हैं और वही होना चाहिए। मुझे लगता है कि लेट अस सिट इन एन एमिकेबल एनवायरनमेंट। जो आपने शुरुआत में बात कही थी कि देश के सारे देश को एक चिंता है, सब देशवासी ये सोचते हैं कि ये संकट या ये जो प्रोटेस्ट इतने दिनों से चल रहे हैं ये कब खत्म हो ताकि किसान अपने घर वापिस, अपने खेत वापिस पहुंच सकें और जो देश की इकोनॉमी है वो वापिस उस रास्ते पर उभर कर आए। तो मुझे लगता है कि इसमें हम सबका एक रोल होना चाहिए। लेकिन उससे पहले मैं आपसे जो आग्रह कर रहा था कि वो जो नैरेटिव है
जिसने किसानों को एक ऐसे पोजीशन में या ऐसी सिचुएशन में डाला हुआ है जैसे कि वो देश के ऊपर बोझ है, उसको हटाना हमारा पहला काम होना चाहिए, जिसके लिए गवर्नमेंट भी, मीडिया भी, सिविल सोसाइटी भी, एकेडमिशियंस भी, हम सब लोग मिलकर उस नैरेटिव को ठीक करें और ये बताने की कोशिश करें देश को कि ये जिन लोगों के आप ऊपर तंज कसते हैं या उनके ऊपर आप हर तरीके के नाम या ब्रांडिंग करते हैं कि वो खालिस्तानी है या वो एंटी नेशनल है या जो भी कहा जाता है, वो लोग जो हैं बेसिकली वो आज देश को एक्चुअली वो सब्सिडाइज करते हैं। अपना पेट काटकर अगर वो देश को भोजन उपलब्ध करा रहे हैं, हमारी फूड सुरक्षा को अपने सामने रखते हैं, तो मुझे लगता है कि हमें समझना चाहिए कि बेसिकली वो सब्सिडाइज अगर देश को कोई कौम कर रही है तो वो किसान है। And I think we should applaud the farmer rather than denigrate him for all times to come, या जब भी हमें मौका मिलता है हम उसको एक तरह का धिकारते हैं या उसको सोचते हैं कि ये डिजर्व नहीं करता देश की इकोनॉमिक ग्रोथ के उसमें पैटर्न में खड़ा होने के लिए। मुझे लगता है कि हम जब ये मान लेंगे कि किसान भी उसी सोसाइटी का हिस्सा है और उसी इकोनॉमिक ग्रोथ को, बल्कि एग्रीकल्चर आकू जी शुड बी द सेकंड इंजन ऑफ ग्रोथ इन इंडिया, कंसिडरिंग कि 50% पॉपुलेशन जो है वो खेती से जुड़ी हुई है। और जैसा कि मैंने हर बार कहा है कि प्रधानमंत्री जी का सपना कि सबका साथ सबका विकास हो, उसका रास्ता खेती से ही होके जाता है। बिल्कुल ठीक है कि सबके विकास का रास्ता तय बात है, क्योंकि किसान सबसे जुड़े हुए हैं और सब किसान से जुड़े हैं। किसानों के समस्याओं के हल से ही निकल सकता है। हम जो कोशिश कर सकते हैं बातचीत करके, चीजें पहुंचा करके, अपने तरीके से वो कर रहे हैं। मुझे लगता है कि वो समाज की चिंता भी उसी तरीके की है। कहाँ बात होती है, कितनी दोनों पक्षों को समझ में आती है, ये वक्त बताएगा। बहुत बहुत आभार, आपने हमें इतना समय दिया। और कुछ बात अगर काम की हो सके तो मैं व्यक्तिगत रूप से आभारी हूँगा, और आपने भी बहुत टाइम दिया ही है इसको। आप लगातार, आपकी बातों से लग रहा है कि कितना आप मशक्कत में हैं, कितना आप तकलीफ में हैं, कितना आप इससे जूझ रहे हैं। बहुत बहुत आभार, आप शुक्रिया। नमस्कार।